नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना का एपिसेंटर बने इंदौर में 45 वर्षीय थाना प्रभारी की कोरोना से लड़ते हुए मौत हो गई। इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी थाना प्रभारी थे और वो पिछले 19 दिन से अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे। इंस्पेक्टर चंद्रवंशी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन वो खुद कोरोना की जंग हार गए। थाना प्रभारी रामबाग मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, लेकिन उनका देहांत होने से पहले वो 2 बार उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलती उससे पहले ही उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। पुलिस अधिकारी देवेंद्र कुमार की मौत का कारण डॉक्टर्स ने स्पष्ट किया है। डॉक्टर विनोद भंडारी के अनुसार अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिलने वाली ही थी। 2 बार उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी मौत पर दुख जाहिर किया है और ट्वीट में लिखा कि उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस संकट की घड़ी में मेरे साथ पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा हुआ है। शोकाकुल परिवार को राज्य शासन की ओर से सुरक्षा कवच के रूप में 50 लाख रुपए और उनकी पत्नी सुषमा जी को विभाग में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। बता दें कि शहर में वो पहले पुलिस अधिकारी थे जो कोरोना संक्रमण का शिकार हुए थे। इसके बाद उनके साथ रहने वाले एक कांस्टेबल की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति का दिन है। आज हमारे बहादुर एवं जांबाज निरीक्षक देवेंद्र कुमार कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में शहीद हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम सब उनके परिवार के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के हितों की देखभाल के लिए पूरा पुलिस परिवार कटिबद्ध है और आज और भविष्य में भी उनके जो सामाजिक सुरक्षा में जो आर्थिक हित है उनका पूरी तरह से कटिबद्धता से देखभाल की जाएगी। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है। देवेंद्र रघुवंशी जी हमारे यहाँ पर 31 मार्च को आईसीयू में सांस की तकलीफ को लेकर भर्ती हुए थे और उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव थी। उन्हें नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे वो बाकी सब सपोर्ट पर रखकर इलाज शुरू किया गया था। 10 तारीख तक उनकी इलाज में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तब उनको कई सलाह लेकर एक इंजेक्शन दिया गए थे और उसके बाद में उनकी वापस से रिपोर्ट भेजी गई जो कि 13 अप्रैल की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई थी। उनका इलाज विग्रस रूप से कंटिन्यू रहा और 16 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उनके एक्सरे में से उनका निमोनिया लेफ्ट साइड का पूरा ठीक हो गया और राइट साइड का ठीक होना शुरू हो गया था। 17 तारीख को दूसरी रिपोर्ट भी उनकी निगेटिव आई और उनके राइट साइड के लंग में भी 85% इम्प्रूव हो गया था। उनको हम शीघ्र ही डिस्चार्ज करने वाले थे, पर कल रात को 11:30 बजे उन्हें खूब ज़ोर से सांस चलना चालू हुई। वो उनका हार्ट रेट 140-150 जाने लगा और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। हमें उन्हें शंका है कि उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म से उनकी डेथ हुई है। हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म न हो इसके लिए भी उनको डीवीडी पंप लगातार लगाते रहे। वह लो डोज एफेब्रिन भी देते रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार से स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें कोरोना की जांच करेंगी। उनका सहयोग करने के लिए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने लोगों से टीम की मदद करने की अपील की है। एक बार फिर मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूं। कल से पूरे शहर में स्वास्थ्य विभाग की जिला प्रशासन की 1600 टीमें 22 लाख जनता के स्वास्थ्य के बारे में कुछ आपसे प्रश्न पूछने आएगी। मेरा आपसे निवेदन है, इस टीम को पूरा सहयोग करें। इंदौर से अगर हमें कोरोना को समाप्त करना है
तो इस सर्वे में आपकी मदद जरूरी है। मेरा आपसे निवेदन है, इस टीम की पूरी मदद करें और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका सही सही उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे कम उम्र की 9 दिन की बच्ची कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। उसके साथ ही 11 साल का एक बच्चा और स्लम एरिया साईं बाबा नगर में 3 लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में अब तक कुल 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 204 तक पहुंच गई है। शनिवार को शहर में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला और वहीं कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी 28 हो गया है। भोपाल में कोरोना से 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्य सरकार के सामने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि मैं आज एक बार फिर से सरकार से यह मांग कर रहा हूं कि जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर फील्ड में काम कर रहे डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, अधिकारी और कर्मचारी गण ही जिस प्रकार से बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं, सभी को तत्काल पीपीई किट, मास्क से लेकर सुरक्षा के आवश्यक सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। फील्ड में काम कर रहे इन सभी योद्धाओं को अन्य राज्यों की तरह 50 लाख के बीमा के दायरे में लाकर सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। कमलनाथ ने लिखा कि प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना अभी तक नहीं पहुंचा है या जहां पर कोरोना का संक्रमण कम है, वहां की पुलिस फोर्स को तत्काल कोरोना प्रभावित रेड हॉटस्पॉट जिलों में पदस्थ किया जाए ताकि वहां के फोर्स का भार कम हो सके। साथ ही सरकार से इंदौर के शहीद पुलिस अधिकारी को शहीद का दर्जा देकर सहायता राशि बढ़ाकर परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग भी पूर्व सीएम कमलनाथ ने की है। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने किसानों की समस्या को उठाया है और सीएम शिवराज चौहान से अन्नदाता का दर्द समझने की अपील की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना के इस दौर में, लॉकडाउन के इस दौर में किसानों ने अपनी फसलों की कटाई कैसे करवाई है वो उनका मन जानता है, उनकी काया जानती है। मैं मानता हूं कि ऐसे में जो फसलों की तुलाई का कार्यक्रम या फसलों की खरीदी का कार्यक्रम चालू हुआ, उसमें कई विसंगतियां कई जगह देखने को शुरुआती दौर में आई है। जैसे कि जब तुलाई के लिए किसान ट्राली से पूरा सा अनाज लेके जाता है तो कुछ हिस्सा उससे तुलवाया जाता है और कुछ हिस्सा उसका वापस छोड़ दिया जाता है। ये उसके साथ अन्याय है। साथ ही साथ सुनने में इस तरह की खबरें आ रही है अखबार और टीवी और मीडिया के माध्यम से कि सोसाइटियों का पैसा किसानों के गेहूं की तुलाई के बाद उनको जो पैसा मिलता है उसमें से काटा जा रहा है। इस समय ये पैसा काटना एक तरह से अत्याचार की परिणति बनेगा, तो कृपया करके ऐसा आदेश आप वापस लें। साथ ही साथ जो कच्ची फसलें किसानों की खराब वेजिटेबल फेंकना पड़ रही, चूंकि वो मार्केट में ला नहीं पा रहा है इस लॉकडाउन के कारण, तो उनका सर्वे पटवारियों से और रेवेन्यू अधिकारियों से करवाकर उनकी क्षतिपूर्ति कैसे हो, इस ओर भी हमें देखना पड़ेगा। मैं मानता हूं इस बात को कि आज जब पूरी दुनिया रुकी है तो एक एक व्यक्ति खेती, किसान और फसलों को, राशन को देखता है, उनकी तरफ ही आकर्षित होता है। आज किसी भी रोज सुख सुविधा की चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता, पर किसान से बनाई हुई चीज़ें, उसने निर्मित की हुई चीज़ें, प्रकृति द्वारा किसान अपनी मेहनत से उगाई हुई चीज़ें सब और देखते हैं। मैं मानता हूं कि उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा आपकी और हमारा दायित्व है। 2 लाख रुपए तक का जो ऋण माफी भी का कार्यक्रम पिछली सरकार ने बनाया था, वो मैं मानता हूँ 2 दौर का कार्यक्रम लगभग मध्य प्रदेश में हुआ है, कहीं छूटा भी होगा दूसरे दौर का, पर यह है कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करना आपका दायित्व है, धर्म है, उसके लिए भी कार्य योजना बनाओ। यह आपसे प्रार्थना भी और विनम्र निवेदन भी है। शिवराज सिंह जी, किसान का दुख और किसान का दर्द अगर अब इस दौर में बढ़ा तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है और इस पाप से आपको बचना है। धन्यवाद। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
दिल्ली से बड़ी खबर। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के गाजियाबाद में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अब तक 72 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। यूपी के गाजियाबाद में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर देश भर में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, उसी से मिलती हुई ये बड़ी खबर। यूपी के गाजियाबाद में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 35 लोग एक ही जगह पर संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। लगातार दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना वायरस का जो कहर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी बीच तुगलकाबाद में ये 35 लोग वहां पर अब नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि एक चिंता बढ़ा देने वाली बात सामने आई है। गाजियाबाद में भी, यूपी के गाजियाबाद में भी 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 72 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तुगलकाबाद में 35 लोग कोरोना से संक्रमित। जी बिल्कुल ब्रदर, दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के अंदर 35 लोग जो कोरोना पॉजिटिव मिले, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली के लिए अच्छी राहत नहीं है। कह सकते हैं जो दिल्ली के लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। अब दिल्ली सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं तो दिल्ली को कभी कोई राहत नहीं मिलने वाली। मगर हाँ, ये जरूर है, जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं तो सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव लगातार गिनती बढ़ती चली जा रही है। तो सरकार बहुत सोच समझ के कदम उठा रही है, मगर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। राजीव जी, 35 लोगों में संक्रमण फैला किस वजह से, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल बताइए, जिस जगह पे ये संक्रमण फैला है तो वो एक तुगलकाबाद एक्सटेंशन एक कह सकते हैं झुग्गी बस्ती जो होती है वहां से मिला है, यानी कि जो कंडस्ट्रियल एरिया है उस वहां से, मतलब कह सकते हैं यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, लोग बाग इसका सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी वजह से ही फैला है। मगर देखने वाली बात ये भी होगी कि भाई किस तरीके से इनको छूट मिली हुई थी या फिर ये पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर एक दूसरे से संपर्क में थे। जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो दिल्ली के तुगलकाबाद में 35 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में लॉकडाउन के बीच सब्जी उत्पादक किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक किसान ने बताया कि उन्हें सब्जी बेचने की इजाजत नहीं मिल रही है, जिससे सब्जियां खेतों में ही खराब हो रही हैं और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं उद्यानिकी विभाग की उप संचालक आशा उपवंशी से इस बारे में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों के लिए फल सब्जी बेचने को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। देश का पहला जिला होगा जहां पे फल एवं सब्जियों की पूरी व्यवस्था जिले में किसानों के द्वारा की जा रही है, यानी प्रशासन के द्वारा सिर्फ किसानों को सब्जियां और फल बेचने की अनुमति यहां पर दी गई है। बैतूल में अगर हम बात करें तो सारे नगरीय क्षेत्रों में किसानों की गाड़ियां लगाई गई हैं। उनको परमिशन दी गई है कि 8-10 किसान मिलकर एक गाड़ी में 15-20 तरह की सब्जियां लेकर आएं और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएं। तो जिसमें ये फेंसिंग और ये जो कराने में 50-60 हज़ार रुपये लग गए हमको। मतलब ये बाँस और ये तार लगाने में लग गए, और बाकी ये दवाई जो खाद और जो मजदूरी चल रही है वो अलग। उस कुल मिला के कम से कम 70-80 हज़ार रुपये लगे हमको। कौन कौन सी फसल लगाई है आपने? मैंने वो फूलगोभी लगाई थी यहाँ पे, उसको भी रेट नहीं मिला तो उसको तो खैर छोड़ दिया। उधर पत्ता लगाई थी वो भी नहीं बिक रही, और ये टमाटर के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रही बेचने के लिए। तो मतलब ये देखो ना आप, ये पूरे मतलब ऐसे टूट के नीचे गिर रहे हैं। मतलब हम एक दो बार गए थे वहाँ पे तो कुछ हमारा कुछ हुई नहीं। वहाँ मैडम बोले वहाँ जाओ, बोले वो एसडीएम के पास गए तो बोले कलेक्टर के पास जाओ, बोले वहाँ जाओ। हमने यहाँ घूमे नगर पालिका में, फिर वो पुलिस वाले भगा रहे थे। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है कोरोना को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया है और एकता और भाईचारा बनाए रखने की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है।
कोरोना वायरस से लड़ाई में हम सब एकजुट हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। एकता और भाईचारा बनाए रखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ जगहों पर ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर भेदभाव किया जा रहा है या फिर किसी भी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि एकता और भाईचारा बनाए रखें। कोरोना वायरस का कहर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी बीच पीएम मोदी लगातार देश की जनता को भी संबोधित कर रहे हैं और बार बार देश की जनता से अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी जनता को जागरूक करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ट्वीट करके लोगों से ये अपील की है कि कोरोना वायरस में हम सभी एकजुट हैं और एकता और भाईचारा बनाए रखने की भी उन्होंने अपील की है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना नस्ल, जाति, धर्म, रंग, भाषा को नहीं देखता। जी, एकता और भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है। कोरोना संप्रदाय, भाषा और सीमाएं नहीं देखता। कोरोना की लड़ाई में हम सब एक हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय इस ट्वीट की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि एक समाज के अनुदित आए। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी सरकार कोविड-19 महामारी का इस्तेमाल मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कर रही है। हम सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि नफरत और भूख की महामारी से भी जूझ रहे हैं। कुछ अन्य लोग भी नफरत की राजनीति में मजहब का रंग देना चाहते हैं। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया सुधीर जी। तो जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और उसके साथ ही जो सामाजिक समस्याएं भी सामने आ रही हैं, उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और देश की जनता से अपील की है कि एकता और भाईचारा बनाए रखें, हम सभी लड़ाई में एकजुट हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की जनता को किसी न किसी माध्यम से जागरूक कर रहे हैं और इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अगली खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने वाली चेन रिएक्शन टेस्टिंग मशीन मेडिकल कॉलेज पहुंच गई है। अब जल्द ही कोरोना संक्रमण की जांच शहर में ही हो जाएगी। लैब को पहले ही एम्स भोपाल से संबद्धता मिल चुकी है और भोपाल से रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी को देखते हुए जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए विधायक चैतन्य कश्यप ने मुख्यमंत्री से बात कर कोरोना टेस्ट लैब की मंजूरी करवाई थी और मशीन को माइक्रोबायोलॉजी विभाग में इंस्टॉल करेंगे। विधायक चैतन्य कश्यप ने ये बताया कि कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज में PCR मशीन आ गई है और कॉलेज प्रबंधन की ओर से स्टाफ भर्ती के साक्षात्कार भी शनिवार को किए गए हैं और जिसकी नियुक्ति आदेश 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। मशीन आगमन के साथ ही अब जल्द ही रतलाम में टेस्टिंग का काम भी शुरू हो जाएगा और कॉलेज प्रबंधन ने उसे मशीन स्थापना के लिए जरूरी कार्य 1-2 दिन में पूरा कर लेने का भरोसा दिलाया है। कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को टेस्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए एम्स के निदेशक से बातचीत की है और उनके अनुसार कॉलेज प्रबंधन लगातार RT-PCR मशीन के आपूर्तिकर्ता के संपर्क में है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के किट ये कोरिया के अंदर इनका अत्यधिक उपयोग है और उसका लाभ मिला और मध्य प्रदेश के अंदर इन किट का उपयोग बढ़े, इसलिए मैंने प्रयास करे थे और पिछले 16 तारीख को ही ऐसे की जो कंपनियां भारत में बना रही है उनको परमिशन मिल गई है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रतलाम के अंदर किट मिले। भोपाल में इसकी खरीदी की प्रक्रिया चल रही है, परंतु रतलाम के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है कि आज रतलाम मेडिकल कॉलेज में जो RT-PCR मशीन होती है वो मशीन आ चुकी है और अगले 4-5 दिनों के अंदर ही उसके ऊपर टेस्टिंग चालू हो जाएगा। आज अपॉइंटमेंट भी होने थे टेक्नीशियन के और उनके, वो अपॉइंटमेंट भी आज पूरे हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि RT-PCR मशीन की टेस्टिंग और साथ में रैपिड जो एंटीबॉडी टेस्ट है इसके किट भी हम बहुत जल्द रतलाम के अंदर ला करके और यह जितने हमारे सैंपल्स हैं जो देरी हो रही है उनको हम जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में सिद्धांत रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और अधिकतम टेस्टिंग इन दो के माध्यम से कोरिया ने इस जंग को जीती है और हमारा पूरा विश्वास है कि हम इससे मध्य प्रदेश में भी जीतेंगे और रतलाम में भी जीतेंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान बीते 28 दिनों से बिना कैबिनेट के ही सरकार चला रहे हैं। शिवराज के मंत्रिमंडल के गठन को लेकर अभी संशय बरकरार है, लेकिन कैबिनेट गठन की चर्चा शुरू होते ही इसके दावेदार सामने आने लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित चल रही विधायक रामबाई को उम्मीद है कि उन्हें इस बार कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। रामबाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहते हुए वो दिख रही हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मंत्री बनाने का भरोसा दिया है। रामबाई दमोह जिले के पथरिया से विधायक हैं। रही पार्टी की बात, तो ये पार्टी में बात है हमारी इतने से लेकर दिल्ली तक के नेताओं के बीच में बात भाई मंत्री बनाने की। इसमें हमारे धर्मेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री, उनके सामने बात हुई। पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके सामने बात हुई। भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री, उनने बचंदा हुई बात को। नरोत्तम मिश्रा जी, उनने बचंदा हुई बात को। और जब भी मतलब उनके संपर्क में हम रहे, उनने जी बात रखी है। फिर स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मेरी बात हुई, तो उनने भी बोला। अब देखो, विश्वास तो है कि भाई सामने जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी, उनसे हमारी कभी बात नहीं हुई, तो हमने कभी सोची ही नहीं कि ये बनेगी कि नहीं। पर इतने लोगों ने अगर हमसे बोली है और इतने लोगों के बीच में हमने बात रखी है, तो बनाने चाहिए उनको। अब अगर विश्वास है तो सब है, हम तो विश्वास ही कर सकते। अब राजनीति में का हो सा हम पे तो झूठी सच्ची राजनीति बनत नहीं भैया। हम तो चीज़ें कहें तो सही कहें और झूठी कह नहीं सकते। तो हम तो विश्वास है हमें उनको, इतने लोगों को, जब इतने बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर दिल्ली तक के हैं और जिनने हमें आश्वासन दोगे तो कुछ अगर बना दो। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एम्बुलेंस का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। दरअसल एम्बुलेंस का ड्राइवर पैसे लेकर एम्बुलेंस में सवारी को बैठाता था और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। डीएसपी किरण चौहान ने बताया कि लेदी चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 6-7 लोग बैठे मिले, जिसके बाद ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि वो पैसे लेकर सवारियों को बैठाता था। एम्बुलेंस राजस्थान में झालावाड़ के एक हॉस्पिटल की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एम्बुलेंस जो है एसआर सरदार पटेल की है, हॉस्पिटल का नाम ही है ये क्या करता था, वहाँ से जब हॉस्पिटल बंद हो गया या उसकी स्टाफ सेवा देना बंद कर दिया, तो ये एम्बुलेंस क्या करती थी, सवारी को ले जाने का काम करती थी। इससे हमने स्वयं, जब लेदी चौराहे पे हमारा पॉइंट लगा है चेक पोस्ट पे, तो वहाँ पे जब पूछताछ में पता चला तो उसने स्वयं अपने नाम से स्वयं बताया कि मेरा नाम ये है और मैं सवारी ले जाता हूँ। प्रत्येक सवारी से 2500 लेता है, पर व्यक्ति से लेता है। और इसने ये स्वयं बताया कि 15 बार मैंने सवारी ले जाने का काम किया है, जिसमें से 14 बार मैंने भवानी मंडी छोड़ी सवारी को और एक बार अभी जो मौके पे पकड़ा तो उसने बताया कि सीतामऊ में किशनपुरा गांव में उसने सवारी छोड़ी है। उसमें 3 व्यक्ति थे, इसमें से 2, एक महिला 2 पुरुष थे। और जब उनकी तलाशी पूछताछ और कही है तो पता चला कि जो सीतामऊ में किशनपुरा में है वो मजदूर वर्ग है, उनको छोड़ा है। तब उनकी जांच कर रहे हैं और पता लगा है कौन किस व्यक्ति कहाँ। कोरोना वायरस का असर वैवाहिक आयोजनों पर भी पड़ रहा है और अप्रैल में 15 तारीख से विवाह मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने में कुल 5 मुहूर्त हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते न सिर्फ अप्रैल बल्कि मई की शादियों के आयोजन भी कैंसिल हो रहे हैं। वैसे भी इस साल शादियों के मुहूर्त कम ही हैं, सबसे ज़्यादा 12 मुहूर्त अप्रैल और मई में ही हैं। सख्त लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता के चलते लोग मई को लेकर भी आशंकित हैं। इसके चलते जून में शादियों का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि जून में सिर्फ 3 मुहूर्त हैं और इसके बाद अगले साल मार्च तक 6 शुभ तिथियां हैं। पंडितों, होटल्स एंड मैरिज गार्डन संचालकों और कैटर्स का ये कहना है कि शादी के इस सीजन में कारोबार ही ठप हो चुका है। देखिए, जो शादी विवाह के मुहूर्त अभी लोगों के निकाले गए थे, वे सभी मुहूर्त अब आगे जाकर के दिवाली के पश्चात निकाले जाएंगे। दिवाली पश्चात जो है 15 दिन के मुहूर्त रहेंगे। उन मुहूर्तों में लोगों को काफ़ी समस्या आएगी, क्योंकि शादी विवाह के मुहूर्त जो है वे काफ़ी ग्रहों की समीक्षा करके और नक्षत्रों को, पत्रिकाओं को मिलान करके निकाले जाते हैं। आगे वे 15 दिन के पश्चात
2 मास का मलमास और तारास्त होने के कारण शादी के विवाहों में काफ़ी समस्याएं आएगी शादी विवाह में। और उसके पश्चात जो है उन मुहूर्तों को निकालने के लिए काफ़ी समस्याओं का समाधान करके और काफ़ी दोषों का निवारण करके मुहूर्तों को निकाला जाता है। उन मुहूर्तों को निकालने के पश्चात 2 माह पश्चात ये विवाह इत्यादि के कार्य निकाले जाएंगे। इसमें धर्मशालाओं की भी समस्याएं आएगी, होटलों की समस्याएं आएंगी और ब्राह्मणों को भी काफ़ी समस्या आएगी क्योंकि आर्थिक मंदी का समय है। 90% शादियाँ कैंसिल हो चुकी हैं। जो अप्रैल मई में जो शादियाँ थी वो 90 से 95% कैंसिल हो चुकी है। जो उनकी कोई व्यवस्था नहीं जमा पाएंगे अपन लोग, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। गवर्नमेंट के आदेश अनुसार सभी मॉल, सभी होटलें, धर्मशाला सभी बंद कर चुके हैं वो। तो जिनकी शादियों के मुहूर्त है या तो वो आगे कर रहे हैं दिवाली बाद, या फिर कुछ उनके हिसाब से मैनेज कर लेंगे कि 5-25 लोग इकट्ठे होकर घर के कोई भी मंदिर में जाके या अपनी व्यवस्था के अनुसार शादी कर लेंगे। पर होटल और धर्मशाला वगैरह तो सब बंद है। जिनका एडवांस आ गया था उनको सबको वापस दिया गया है। जो चाह रहे हैं कि हमको आगे शादी तारीख नहीं बढ़ाना, हमको एडवांस वापस दे दो, तो उनके एडवांस वापस दे दिए गए हैं। इसमें नुकसान कितना होना है? ये तकरीबन आप मान के चलिए कि सारी धर्मशाला, होटलें मिलाकर, हलवाई वगैरह सब मिलाकर 200 करोड़ रुपए का उज्जैन शहर में नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के चलते बच्चों को मिलने वाला राशन ही चोरी हो गया। मामला भिंड जिले के सगरा गांव का है, जहां पर मिड डे मील की बजाय अनाज बांटा जा रहा था। सुबह जब स्कूल के मास्टर जी और सहायता समूह संचालिका के पति जब विद्यालय में पहुंचे तो उन्हें बिजली का बोर्ड, बल्ब, तार जैसा सामान नहीं मिला, तो उन्हें शक हुआ और जब ताला खोलकर देखा तो उसमें रखा 45 छात्रों का अनाज भी चोरी हो चुका था। अज्ञात चोरों ने पीछे की खिड़की के रास्ते से इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना पुलिस थाने में दी गई और वहीं शेष 45 छात्र अनाज न मिलने से निराश दिखाई दिए। घटना कल 18 तारीख को एक पूरे गेहूं बांटे गए सारे दिन। कुछ 45 बच्चा रह गए थे, 102 बच्चन के कल बढ़ चुके थे। 45 बच्चन के आज बांट में हम आए सवेरे, तो मनीष हते हम आए के जो है देखे आए के जो बाहर को बोर्ड चलोगा, बोर्ड के अलावा बाकी दूरी चली गई। फिर ताला खोलोगा तो अंदर जो चावल और गेहूं रखे थे वे चले गए। छत्तीसगढ़ के कटघोरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ समाज सेवी लोग भी सामने आ रहे हैं और कांकेर के भानु प्रतापपुर स्थित हाहा लद्दी में संचालित बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन की ओर से दुर्गू, कोंदल और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। माइंस प्रबंधन द्वारा इन 4 दिनों में अब तक गांव भुड़का गुड़ुम, हाहा लद्दी, पलाचुर और दुर्गू, कोंदल का लगभग आधा क्षेत्र सैनिटाइज किया जा चुका है और माइंस प्रबंधन लगातार इस काम को कर रहा है और इस काम से ग्रामीणों के साथ साथ सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारी भी राहत महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से हाहा लद्दी माइंस के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है सराहनीय है, क्योंकि ऐसे समय में माइंस के द्वारा हमारे तहसील कार्यालय, हॉस्पिटल और जो राहत शिविर है और गांव के चौक चौराहा है, आसपास के गांव हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है मशीनों के माध्यम से, जो निश्चित रूप से सराहनीय है, जिसमें किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण की गुंजाइश होगी तो वो समाप्त हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि माइंस जो है ऐसे आयोजन हर दूसरे तीसरे दिन करते रहे ताकि क्षेत्र के लोग बीमारी से बचे रहें। कोरोना से जंग में हर तरीके से अधिकारी लोगों की मदद कर रहे हैं। शनिवार को होशंगाबाद जिले के कलेक्टर और एसपी इटारसी में खुद ही गलियों को सैनिटाइज करने लगे। ये देख हॉटस्पॉट वाले इलाके के लोग हैरान रह गए। लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि पीठ पर सैनिटाइजर मशीन लिए हुए जिले के कलेक्टर और एसपी हैं। दरअसल होशंगाबाद जिले के इटारसी में अभी तक 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इटारसी में 6 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं और इन इलाकों में सैनिटाइज करने वाले कर्मवीरों का हौसला बढ़ाने कलेक्टर भदौरिया और एसपी गौर ने अनूठी पहल की है। इलाके के लोगों ने भी दोनों अधिकारियों के जज्बे को देखकर सैल्यूट किया है। कम ब्रेक।